हाँ बेटा, आज आपकी सेकंड क्लास मैथ की। कल अपन ने आपको वर्ग तक बता दिया था, बेसिक में वर्ग हो गया था आपका कंप्लीट। अब वर्ग मैंने आपको शॉर्ट तरीका बताया था निकालने का कि कोई भी दो संख्याएं हैं, अगर उन दो संख्याओं का अपन वर्ग निकालते हैं तो आपको फॉर्मूला बताया था, उस फॉर्मूले से आपने निकाल के देखा भी होगा। वापस मैं एक बार उसका रिवाइज कर रहा हूँ। जैसे कोई सी भी अपन दो संख्या ले लेते हैं, इसका अपन वर्ग निकाल रहे हैं। अब वर्ग निकालते समय आपको बताया था सबसे पहले आपको इस पहली संख्या का वर्ग करना है, तो 2 का वर्ग करेंगे 4। अगर कोई हासिल है तो हासिल आप साइड में लिख सकते हो। तो 2 का वर्ग 4। अब इन दोनों को आपको गुणा करना है, 7 दूनी 14, फिर 14 को किससे गुणा? 2 से। 14 दूना 28, 28 का 8, हासिल 2। फिर 7 का वर्ग करेंगे, 7 का 49, 49 में 2 जोड़ेंगे तो 51। ये इसका वर्ग हो गया। और बड़ी संख्या ले लेते हैं अपन, 84 का वर्ग करते हैं। अब इसका वर्ग करेंगे। अब आपको वर्ग करते समय आपको ये ध्यान रखना है, पहली संख्या का वर्ग 4 को 4 से ही मल्टीप्लाई कर दो, वर्ग हो जाएगा। 4 चौकू 16, हासिल 1। 8 चौक 32, 32 दूना 64, 64 और 1 65, हासिल 6। 8 को 8 से गुणा करेंगे 64, 64 और 6, ये इसका वर्ग हो गया। ठीक है, वापस समझ लेना, पहली संख्या का वर्ग हासिल जो भी आती है हासिल साइड में लिख दो। इन दोनों को गुणा करना है, फिर 2 से गुणा। आपको बताया था मैंने a² फिर 2ab, यानी दोनों संख्याओं को गुणा करते हैं अपन और किससे गुणा कर देते हैं? 2 से। फिर b², इस तरीके से करते हैं। पहली संख्या का वर्ग, फिर दोनों संख्याओं को गुणा करके 2 से गुणा करना है, फिर इसका वर्ग हो जाएगा। और जो भी हासिल आए हासिल आप जोड़ते चलो। ये आपको मैंने बता दिया था। इसके बाद में अपन आगे इनका वर्गमूल निकालना सीखते हैं। कोई सी भी संख्याएं हैं उनका वर्गमूल किस तरीके से निकालते हैं। जैसे अभी अपन इसका ही वर्गमूल निकालते हैं। अब शॉर्ट में वर्गमूल किस तरीके से निकालेंगे? पहले सबसे पहले आपको संख्याओं के वर्ग में जो इकाई अंक आते हैं वो इकाई अंक आपको मालूम होने चाहिए। जैसे अपन एक वर्ग करने पर संख्या का इकाई अंक क्या होता है वो देखिए। 1 का वर्ग करते हैं, कोई भी संख्या है, अगर आपका इकाई अंक 1 है, उसका वर्ग करने पर हमेशा इकाई अंक क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो इसका इकाई अंक 1 होगा। कोई भी संख्या है, उसका इकाई अंक क्या है? 2। अगर उसका अपन वर्ग करेंगे तो वर्ग करने पर उसका इकाई अंक आपको हमेशा क्या प्राप्त होगा? 4 प्राप्त होगा। 3 है, उसका वर्ग करने पे इकाई अंक क्या आएगा? 9। 4 है, उसका इकाई अंक क्या आएगा? वर्ग करने पे 6 आएगा। 5 है, उसका इकाई अंक क्या आएगा? 5। 6 का 6 आएगा, 7 का 9, 8 का और 9 का 1। यानी 1 और 9 का इकाई अंक समान होता है। 1 और 9 का इकाई अंक हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। इसी प्रकार 2 और 8 का समान होता है। 2 और 8 का वर्ग करने पर इकाई अंक हमेशा 4 आएगा। इसी प्रकार 3 और 7 का समान होता है, 4 और 6 का समान होता है और 5 का 5 होता है। अब यहाँ देखिए, इसका अपन वर्गमूल निकाल रहे हैं शॉर्ट तरीके से। तो किस तरीके से निकालेंगे? अब बताइए, सबसे पहले आपको क्या देखना है? संख्या का इकाई अंक। इकाई अंक देखते हैं तो इसका इकाई अंक क्या आ रहा है? 6 है ना। अब अपन को इकाई अंक अपन मालूम कर सकते हैं। 6 किसके में आता है? किसके में आता है? 6 4 और 2 में आता है ना। अब अपन को इसका इकाई अंक मालूम हो गया, तो 4 होगा, या फिर ये मालूम हो गया कि इसका वर्गमूल अगर निकालेंगे तो उसका इकाई अंक या तो 4 होगा या फिर 6 होगा, दोनों में से एक होगा। अब वर्ग में घात कितनी होती है? 2 होती है। तो यहाँ से आपको 2 अंक छोड़ देने हैं। कितने अंक छोड़ने हैं? और शेष संख्या देखो, शेष संख्या क्या है? 70।
इसके नज़दीक वर्ग संख्या देखनी है आपको, इसके नज़दीक क्या देखनी है, वर्ग संख्या, इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए, इसके नज़दीक वर्ग संख्या देखनी है। अब अपन को पता है कि 7 का वर्ग कितना होता है 49, 8 का 9 का 81, 81 से ज़्यादा हो रहा है ना, तो दाई अंक क्या आएगा 8 आएगा। अब अपन पे यहाँ दो संख्या प्राप्त हो गई, या तो ये 84 का वर्ग, इसका जो वर्गमूल आएगा या तो 84 आएगा या फिर यह आएगा। अब आपको कन्फर्म कैसे करना है कि 84 होगा या 86 होगा। अब इसका कन्फर्म करने के लिए आपको दाई अंक क्या प्राप्त हुआ था आपको 8, 8 को अगली संख्या से गुणा करके देख लो। 8 की अगली संख्या क्या होती है 9, 9 से गुणा करके देख लो। 8 को 9 से गुणा करें तो क्या आएगा 9 8 72, 72 प्राप्त हुआ गुणा करने पर अपन को। अगर 72 से बड़ी संख्या है ये तो बड़ी संख्या आएगी, 72 से छोटी संख्या है ये तो छोटी संख्या आएगी। अब बताओ 72 से छोटा है क्या ये 70, छोटा है ना, तो कौन सी संख्या आएगी 84। तो ये किसका वर्गमूल है 84 का। ठीक है, और भी संख्या ले लेते हैं अपन। ये संख्या ले ली, इसका वर्गमूल निकालते हैं। ठीक है, अब इसमें तो आपको देखिए डायरेक्ट ही वैसे निकल जाएगा। इसका तो आपको पता है इकाई अंक क्या है, इसमें 5 है, 5 है तो क्या आएगा 5 का तो 5 ही होता है ना। और कितने अंक छोड़ने हैं अपन को 2 अंक छोड़ने हैं, कितने 2 अंक छोड़ दिए। शेष संख्या क्या बच रही है 20। अब बताओ 20 के नज़दीक वर्ग संख्या देखो क्या है 4, 5 का कितना होता है 25, 5 तो बड़ा हो रहा है ना, तो किसका है 45 का। कोई दिक्कत, इस तरीके से आपको वर्गमूल निकालना है। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखनी है आपको, कोई भी संख्या का अगर अपन वर्गमूल निकाल रहे हैं तो उसका अगर इकाई अंक 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए और 8 आ जाए, ये चारों संख्या किसी का इकाई अंक है तो उसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलेगा, पॉइंटों में निकल के आएगा। ठीक है, अभी अपन इकाई अंक लिखे थे, इकाई अंक क्या क्या प्राप्त हुए थे, 1 का 1 प्राप्त हुआ था, 2 का 4 प्राप्त हुआ था, 3 का 9 आया था और 4 का 6 आया था, 5 का फिर वही आया था, इसका 1 और 9 का समान था, 2 और 8 का समान था। अब बताओ 1 4 9 6 और 5, 2 3 7 8 आ रहा है क्या, किसी में नहीं आ रहा है ना। तो ये अगर संख्याएं आ जाए तो उसका वर्गमूल आप पूरा पूरा नहीं निकाल सकते, फिर आपको पॉइंटों में भाग विधि से ही निकालना होगा। ठीक है ना। इसके बाद मैं आपको शॉर्ट में 2 संख्याओं के गुणा करना और बता देता हूँ किस तरीके से आपको गुणा करने हैं। कोई भी 2 संख्या आ जाए उनका गुणा किस तरीके से करना है। जैसे आपको ये गुणा करना है 56 गुणा 68 करना है। अब ये आपके बेसिक चीज़ें हैं केवल। अब इनको गुणा किस तरीके से करना है, आपको डायरेक्ट आपको इस तरीके से ऊपर नीचे रख लीजिए इनको। वैदिक गणित में आपने पढ़ा होगा वज्र गुणन विधि, उस तरीके से गुणा करना है। पहले इन दोनों को सीधा गुणा कर दीजिए। गुणा करें 8 को किससे गुणा करेंगे 6 से गुणा करेंगे। 8 छेंगे 48, 48 का 8 हासिल 4। दोनों को तिरछा गुणा कर लीजिए। 8 को किससे गुणा करेंगे 5 से, 8 पंजो 40 और 6 को किससे गुणा करेंगे 6 से। तो अपने पास 8 पंजो 40 और 6 चिंग 36, तो 40 और 36 कितने हो जाएंगे 76। 76 में हासिल कितनी जोड़ेंगे 4, कितने हो जाएंगे 80, हासिल कितनी 8। अब इन दोनों को गुणा कर दीजिए। 5 6 का 30, 30 में कितने जोड़ेंगे 8, तो कितने हो जाएंगे 38। ये आपके इस प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, अपने मन से कोई सी भी संख्या डाल लीजिए। जरूरी नहीं है कि आपको यहीं से काम दिया जाए, अपने मन से कोई भी संख्या डाली, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही जल्दी आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी। अब ये तो कुछ आपकी बेसिक चीज़ें थी। इसके अलावा अपन किताबों के ऊपर बात करते हैं आगे। तो सबसे पहले अपन
किताब में से सबसे इजी प्रश्नावली उठाते हैं, प्रायिकता के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ये आपके 4 नंबर का क्वेश्चन आता है इसमें एग्ज़ाम में। कितने नंबर का क्वेश्चन आता है ये एग्ज़ाम में? 4 नंबर का, और बिल्कुल सिंपल है। तो सबसे पहले अपन प्रायिकता की बात करें, प्रायिकता क्या चीज़ होती है। प्रायिकता के बारे में हाँ बेटा, अपन प्रायिकता के बारे में बात कर रहे थे। तो प्रायिकता की परिभाषा क्या हो जाएगी? किसी घटना के घटित होने पर, कोई भी घटना अगर घटित हो रही है, घटना घटित होगी तो उसके कुछ ना कुछ अपन को क्या प्राप्त होंगे? परिणाम प्राप्त होंगे। तो उस प्राप्त परिणामों को अगर वास्तविक संख्याओं के रूप में क्या कर दिया जाए? व्यक्त कर दिया जाए, तो वो आपकी क्या कहलाएगी? प्रायिकता कहलाएगी। कोई भी घटना है, घटित होने पर प्राप्त परिणामों को वास्तविक संख्याओं के रूप में व्यक्त करना ही क्या कहलाएगी? प्रायिकता। अब अपन प्रायिकता को व्यक्त किससे करते हैं? प्रायिकता को किससे व्यक्त करेंगे? पी ई से व्यक्त करते हैं। अब पी का मतलब क्या है यहाँ पे? प्रायिकता। पी का अर्थ हो जाएगा प्रायिकता, और ई का मतलब है घटना। इसका पूरा अर्थ क्या होगा? किसी घटना की प्रायिकता। ये पी ई का अर्थ हो गया, किसी घटना की प्रायिकता। प्रायिकता के प्रकार की बात करते हैं। प्रायिकता 3 प्रकार की हो गई आपकी। पहली है सैद्धांतिक प्रायिकता। अब सैद्धांतिक जो प्रायिकता है, इसकी भी परिभाषा यही रहेगी कि कोई भी घटना अगर घटित है तो उसके प्राप्त परिणामों को वास्तविक संख्याओं के रूप में व्यक्त करना ही प्रायिकता कहलाएगी, या फिर सैद्धांतिक प्रायिकता होगी। यादृच्छिक प्रायिकता, सेकंड क्या होगा आपका? यादृच्छिक प्रायिकता। इसका अर्थ क्या होगा? कोई भी घटना है, अगर बिना देखे उस घटना के प्राप्त परिणाम हो रहे हैं अपन को। कोई भी घटना है, जैसे आपके बैग में 6 किताबें रखी हुई है अलग अलग विषयों की। अगर आपने बिना देखे बैग में हाथ डाला और एक किताब बाहर निकाली, जरूरी थोड़ी आपके हाथ में जो आप चाहोगे वही किताब हाथ में आएगी, नहीं है ना? तो बिना देखे किसी घटना के कुछ भी परिणाम अपन को अगर प्राप्त हो रहे हैं तो ऐसी प्रायिकता क्या कहलाएगी? यादृच्छिक प्रायिकता। बिना देखे किसी घटना के प्राप्त परिणाम, कौन सी प्रायिकता? यादृच्छिक प्रायिकता। तीसरा है समप्रायिक प्रायिकता। नाम से पता चल रहा है इसका, समप्रायिक यानी समान परिणाम प्राप्त होने वाली प्रायिकता समप्रायिक प्रायिकता कहलाती है। इसके नाम में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है। समप्रायिक यानी ऐसी घटना जिसके प्राप्त परिणाम समान प्राप्त होने की संभावना हो। जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण देके बताया था, एक सिक्के को उछाला, उछालने पर उसके 2 ही परिणाम होते हैं, या तो हेड प्राप्त होगा या टेल। उसके परिणाम समान आने की संभावना होती है। इसलिए अगर आपसे कोई पूछ लिया जाए कि मैच खेलते समय पहले अपन सिक्के को उछालते क्यों हैं, क्यों टॉर्च करते हैं सिक्के से? क्योंकि उसके परिणाम जो आते हैं वो समान आने की क्या होती है? संभावना होती है। इसलिए अपन मैच खेलने से पहले सिक्के को उछालते हैं या टॉर्च करते हैं। या फिर किसी का जन्म होता है, उसके भी समान परिणाम होते हैं, या तो लड़का होगा या फिर लड़की होगी। तो ऐसी प्रायिकता क्या कहलाती है? समप्रायिक प्रायिकता। ये तो हो गए किसके प्रकार? प्रायिकता के प्रकार। अब बात करते हैं अपन किसकी? घटना की। घटना के प्रकार के बारे में बात करें। घटना के प्रकार। अब घटना आपके 2 प्रकार की होती है। पहली है संभव घटना। संभव घटना को अपन निश्चित घटना भी बोलते हैं। सेकंड आपका असंभव घटना, इसको अपन अनिश्चित घटना भी बोलते हैं। अनिश्चित घटना। अब मैं दोनों के बारे में आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। पहले नाम से ही पता चल रहा होगा, संभव और असंभव। संभव का मतलब क्या है? कि होने वाली घटना।
अगर कोई होने वाली घटना है वो कौन सी घटना कहलाएगी? संभव घटना। असंभव नहीं होने वाली घटना। दोनों के नाम से पता चल रहा है ना अपन को कि होने वाली घटना तो संभव घटना कहलाएगी, नहीं होने वाली घटना असंभव घटना कहलाएगी। या फिर निश्चित घटना, अनिश्चित घटना। किसी घटना का घटित होना निश्चित होता है, किसी घटना का घटित होना निश्चित होता है, निश्चित घटना कहलाएगी। किसी घटना का घटित होना अनिश्चित होता है, अनिश्चित घटना कहलाएगी। ठीक है, तो देखिए बात कर रहे थे अपन संभव और असंभव घटना की। संभव घटना के बारे में आपको बताया था कि होने वाली घटना ही क्या कहलाएगी? संभव घटना। तो ये इसकी परिभाषा हो गई, किसी होने वाली घटना को ही संभव घटना कहते हैं। और संभव घटना को अपन किससे व्यक्त करेंगे? पी ई से। पी का मतलब आपको बताया था क्या? प्रायिकता। ई का मतलब होने वाली घटना। ये आपको पहले मैंने घटना बताई थी। अब एक तो होने वाली घटना हो गई, और संभव घटना की जो प्रायिकता है हमेशा क्या होती है? एक होती है। नेक्स्ट है आपका असंभव घटना। असंभव घटना, इसके भी नाम से ही नहीं होने वाली घटना को ही क्या कहेंगे अपन? असंभव घटना कहेंगे। होने वाली घटना संभव घटना, नहीं होने वाली घटना असंभव घटना। केवल इतना ध्यान रखना आप तो, होने वाली घटना कौन सी घटना? संभव घटना। और नहीं होने वाली घटना कौन सी घटना? असंभव घटना। असंभव घटना को किससे व्यक्त करेंगे? पी ई नोट से। इसके ऊपर मैंने नोट का चिन्ह लगा दिया। ये जो लग रहा है इसका मतलब क्या है? पी ई नोट। ये नहीं होने वाली घटना की प्रायिकता हो गई। इसका मतलब है प्रायिकता। ई नोट का मतलब नहीं होने वाली घटना। ये अगर लग रहा है तो इसका मतलब है होने वाली घटना। इसके ऊपर अगर क्या लगा दे अपन? नोट। नोट लगा देंगे तो नहीं होने वाली घटना। और असंभव घटना की जो प्रायिकता है हमेशा क्या होगी? जीरो। जीरो क्यों होती है? मान लीजिए कोई घटना अगर घटित ही नहीं हो रही है तो उसकी प्रायिकता हमेशा क्या रहेगी? जीरो ही रहेगी। इसके बाद में आपके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। किसी प्रयोग की सभी पूरक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग हमेशा क्या होता है? एक। क्यों होता है? देखिए कोई भी प्रयोग है उसकी अपन अनंत प्रायिकता निकाल सकते हैं, अलग अलग प्रायिकता निकाल सकते हैं। उन सभी प्रायिकताओं का अगर अपन क्या करें? योग करें, तो उनका सभी का योग हमेशा क्या होता है? एक ही आएगा। कितनी भी प्रायिकता निकाल लीजिए आप किसी प्रयोग की, उन सभी की प्रायिकताओं को अगर आप जोड़ के देखोगे तो हमेशा एक प्राप्त होगा। दूसरा है, किसी भी प्रयोग की अगर अपन किसी घटना की प्रायिकता निकाले तो उसकी जो प्रायिकता आएगी हमेशा किससे बड़ी रहेगी? जीरो से। हमेशा जीरो से तो क्या होगी? बड़ी। जीरो से बड़ी हो सकती है या फिर उसके बराबर हो सकती है, और हमेशा एक से छोटी या फिर उसके बराबर होती है। मैंने अभी यहाँ आपको लिखवाया है कि सभी प्रायिकताओं का योग कितना? एक। तो यहाँ भी ये हो गया आपका किसी घटना की प्रायिकता। इसका मतलब है कि किसी घटना की जो प्रायिकता है जीरो से बड़ी होगी। बड़ी का मतलब ये चिन्ह हो गया, जिधर मुंह खुला हुआ होता है वो उससे बड़ी होती है, तो यानी जीरो से बड़ी। ये चिन्ह किसका है? बराबर का। या तो जीरो से बड़ी होगी या उसके बराबर। अब एक की तरफ मुंह खुला हुआ है तो एक से छोटी, एक से छोटी या उसके बराबर होगी। और कभी भी किसी घटना की जो प्रायिकता है किस में नहीं पाई जाएगी? ऋणात्मक। माइनस में कोई घटना की प्रायिकता नहीं प्राप्त होगी। जीरो हो सकती है लेकिन ऋणात्मक प्रायिकता नहीं होगी। क्लियर? कभी भी किसी घटना की प्रायिकता किस में नहीं पाई जाएगी? ऋणात्मक। अब बात करें अपन संभव घटना, संभव घटना की प्रायिकता प्लस असंभव घटना की प्रायिकता। दोनों की प्रायिकताओं का योग हमेशा क्या प्राप्त होगा? आपको एक प्राप्त होगा। क्यों होगा?
संभव घटना की प्रायिकता को अपन ने व्यक्त किससे किया था? पी ई से व्यक्त किया था, यानी होने वाली घटना की प्रायिकता। और असंभव घटना की प्रायिकता को किससे व्यक्त किया था? पी ई नॉट से व्यक्त किया था। ठीक है, तो दोनों की प्रायिकताओं का योग क्या प्राप्त होगा? 1 प्राप्त होगा। क्यों होगा? क्योंकि संभव घटना की प्रायिकता हमेशा क्या होती है? 1, और असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा क्या होती है? 0। दोनों का योग करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 1 प्राप्त होगा। अब यहाँ से आपका सूत्र बन जाता है एक, ये पहला सूत्र हो गया कि होने वाली घटना की प्रायिकता और नहीं होने वाली घटना की प्रायिकता दोनों का योग कितना? 1। कई बार एग्जाम में क्या होता है, आपको होने वाली घटना की प्रायिकता दे दी जाती है और नहीं होने वाली घटना की प्रायिकता पूछ ली जाती है, या फिर इसकी प्रायिकता दे देगा, होने वाली घटना की प्रायिकता पूछ लेगा। तो इसका सूत्र कैसे निकालेंगे? दूसरा सूत्र आपका बन जाएगा कि आपको नहीं होने वाली घटना की प्रायिकता निकालनी है। किसकी प्रायिकता निकाल रहे हैं अपन? होने वाली घटना की प्रायिकता। तो कैसे निकालेंगे? होने वाली घटना की प्रायिकता बराबर 1 माइनस नहीं होने वाली घटना की प्रायिकता। ठीक है, इसी प्रकार नहीं होने वाली घटना की प्रायिकता आप निकालेंगे तो 1 माइनस होने वाली घटना की प्रायिकता। ये आपके 3 सूत्र बन जाते हैं। और लास्ट है आपका प्रायिकता का सूत्र। प्रायिकता को अपन पीई से व्यक्त करते थे, तो प्रायिकता का सूत्र हो जाएगा घटना के अनुकूल परिणाम बटे घटना के कुल परिणाम। क्या आपका सूत्र हो जाएगा प्रायिकता का। बिल्कुल इजी प्रश्नावली है और यही सूत्र आपके सबसे ज़्यादा काम आएगा। इसी सूत्र में आपको बस कुछ भी नहीं है, बस देख के आपको मान रखने हैं। घटना के जो भी अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे वो अनुकूल परिणाम हो जाएंगे, कुल परिणाम जो प्राप्त होंगे वो उसके कुल परिणाम हो जाएंगे। कोई भी घटना है घटित होगी तो उसके कुल परिणाम देखने हैं और उसके घटना के घटित होने के जो भी अनुकूल परिणाम प्राप्त हो वो परिणाम देखने हैं। बस देख के आपको सूत्र में रखने हैं, आपकी प्रायिकता आ जाएगी। और बिल्कुल सिंपल नंबर है उधर।